क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर इस धरती पर आए कैसे? ये तितलियाँ, फूल, पेड़ पौधे और लाखों तरह का एनिमल्स कहाँ से आए? हजारों सालों तक इस सवाल का हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब था। एक ऐसा जवाब जो सुनने में काफ़ी सिंपल और कम्फर्टिंग लगता है कि इस दुनिया की हर चीज़ को एक क्रिएटर यानी भगवान ने बनाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि 19वीं सदी में एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ जिसने इस पूरी सोच को चैलेंज कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दुनिया घूमने में बिताया, अलग अलग देशों में गया, नए नए जीवों को देखा और नेचर के ऐसे पैटर्न्स को नोटिस किया जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन। सालों की ऑब्जर्वेशन रिसर्च के बाद उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जिसने इंसानों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंसान हमेशा से ही ऐसे थे या फिर हम भी बाकी जीवों की तरह लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे इवोल्व हुए? तो आखिर हम इंसान इस धरती पर आए कैसे? क्या हम इंसानों को गॉड ने सीधे बनाया था या फिर हम करोड़ों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है? चार्ल्स डार्विन के अनुसार इस सवाल का जवाब एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि आज इस धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वो इंसान हो, शेर हो, तितली हो या एक छोटा सा पौधा, सभी का एक बहुत पुराना इतिहास है। डार्विन ने कहा कि जीव जंतु और पौधे हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हमें दिखाई देते हैं, बल्कि करोड़ों सालों तक उनमें छोटे छोटे बदलाव होते रहे और इन्हीं बदलावों ने धीरे धीरे इन स्पीसीज को जन्म दिया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये बदलाव होते कैसे? यहीं से शुरू होती है नेचुरल सिलेक्शन की कहानी। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसने बायोलॉजी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इस आइडिया का नाम था नेचुरल सिलेक्शन। अब पहली बार सुनने में नेचुरल सिलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे नेचर के अंदर कोई इनविजिबल फोर्स बैठी हो जो डिसाइड कर रही हो कि कौन सा जीव बचेगा और कौन सा नहीं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है। इसे समझने के लिए हमें बस सिंपल फैक्ट समझना होगा। इस दुनिया में हर जीव सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी जीव सरवाइव नहीं कर पाते। कुछ जीव अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा बेहतर एडेप्ट होते हैं, इसलिए उनके बचने और अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक जीन्स पहुंचाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब यही प्रोसेस लाखों करोड़ों सालों तक बार बार होती है तो धीरे धीरे स्पीसीज बदलने लगती है। यही है नेचुरल सिलेक्शन का बेसिक आइडिया। अब सवाल ये है कि ये चेंजेस आते कहाँ से है? जब भी कोई लिविंग थिंग्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देती है तो उसके जीन्स अगली जनरेशन तक पहुँचते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कभी भी 100% नहीं होती। कभी कभी जीन्स में छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की वजह से हमें हर जनरेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी हर नई जनरेशन अपने पेरेंट्स जैसे तो होती है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होती। और यही छोटी छोटी वेरिएंट्स एवोल्यूशन की पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जंगल में एक मेंढक रहता है, उसके 5 बच्चे होते हैं। उनमें से 4 का रंग भूरा है लेकिन एक का रंग हरा है। अब हरे रंग का होने की वजह से वह घास और पेड़ों के बीच आसानी से छिप जाता है। एक दिन वहां एक सांप आता है। सांप को भूरे मेंढक आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हरा मेंढक उसकी नजर से बच जाता है। नतीजा, हरे मेंढक का सरवाइव करने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर वही हरा मेंढक आगे बच्चा पैदा करता है तो हो सकता है कि उनमें भी हरा रंग दिखने को मिले। लाखों सालों तक नेचर में यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। जो ट्रेड्स किसी जीव को सरवाइव करने में मदद करते हैं वो धीरे धीरे अगली जनरेशन में फैलने लगते हैं। इसी प्रोसेस को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा। यहाँ एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि सबसे ताकतवर या सबसे मैस्कुलर जीव ही बचेगा। डार्विन के अनुसार फिटेस्ट वो है जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहतर तरीके से एडप्ट कर सके, क्योंकि नेचर में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे शक्तिशाली हो। अक्सर वही जीतता है जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदल सके। अब तक हमने नेचुरल सिलेक्शन को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एवोल्यूशन सच है तो फिर सबसे पहले जीव कहाँ से आया? इसके लिए हमें समय में लगभग 4 अरब साल पीछे जाना होगा। उस समय की पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना कोई इंसान था, ना जानवर, ना पेड़ पौधे। चारों तरफ सिर्फ महासागर थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी पानी में पहली बार लाइफ की शुरुआत हुई थी। करोड़ों सालों तक माइक्रोस्कोपिक लाइफ विकसित होती रही। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनानी शुरू की और ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की। धीरे धीरे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। फिर मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जन्म हुआ, यानी ऐसे जीव जिनमें एक नहीं बल्कि कई सेल होते हैं। यही से मछलियां, पौधों, जानवरों और आगे चलकर इंसानों की कहानी शुरू हुई। समय के साथ एवोल्यूशन आगे बढ़ती रही। सबसे पहले मछलियां आई, फिर कुछ जीव पानी से जमीन पर आने लगे, उनसे एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स, फिर डायनासोर और मैमल्स। लेकिन लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और अधिकांश डायनासोर खत्म हो गए और यहीं से मैमल्स का तेजी से इवोल्व होने का मौका मिला। आगे चलकर इन्हीं मैमल्स की एक शाखा से बंदरों का विकास हुआ और फिर उन्हीं की एक शाखा से इंसान की कहानी शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डार्विन ने कहा था कि इंसान बंदरों से बने हैं, लेकिन डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि इंसान और आज के बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर था, यानी लाखों साल पहले एक ऐसी स्पीसीज मौजूद थी जिससे आगे चलकर अलग अलग ब्रांचेस निकली। एक ब्रांच से आज के बंदर विकसित हुए और दूसरी ब्रांचेस से इंसान का पूर्वज। अगर इसी एक फैमिली ट्री की तरह देखें तो इंसान और बंदर दूर के रिश्तेदार है। इसके बाद एवोल्यूशन की अलग अलग स्टेजेस आई। धीरे धीरे हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे, उनका दिमाग बड़ा होने लगा, वो टूल्स का इस्तेमाल करने लगे और फिर लाखों सालों की एवोल्यूशन के बाद एक नई स्पीसीज सामने आई, होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। का दिलचस्प बात यह है कि अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे दिन में बदल दिया जाए तो आधुनिक इंसान आखिरी कुछ सेकंडों में ही दिखाई देंगे। यानी हम इस ग्रह की कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यही छोटा सा हिस्सा आज चांद पर पहुंच चुका है। मंगल ग्रह पर मिशन भेजा जा रहा है और अपनी ही उत्पत्ति को, रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही बात एवोल्यूशन की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी सही है या नहीं, इस पर बहस आज भी होती है। लेकिन एक बात तय है, डार्विन ने दुनिया को अपने बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। डार्विन ने हमें समझाने की कोशिश की कि धरती पर मौजूद जीवन कोई एक पल में नहीं बना, बल्कि यह अरबों सालों तक चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। आज भी वैज्ञानिक नई डिस्कवरीज कर रहे हैं और एवोल्यूशन की इस कहानी के नए सबूत खोज रहे हैं। लेकिन जितना हम सीखते हैं उतना ही एक बात और साफ होती जाती है कि हम प्राकृतिक से अलग नहीं हैं। हम भी उसी कहानी का हिस्सा है जो अरबों साल पहले महासागरों में मौजूद एक छोटे से लाइफ फॉर्म से शुरू हुई थी। और शायद यही एवोल्यूशन की सबसे फैसिनेटिंग बात है कि जब हम अपने अतीत को समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को समझने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।